गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्टोरी टीम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं आज का पहला करंट अफेयर। लेफ्टिनेंट जनरल M.U. नायर अपॉइंटेड एज न्यू नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर। जो हमारे लेफ्टिनेंट जनरल है M.U. नायर, उनको अपॉइंट किया है एज ए नए नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर। The government has named Lieutenant General M.U. Nair as the new National Cyber Security Coordinator। जो लेफ्टिनेंट जनरल M.U. नायर है उनको अपॉइंट किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एज ए न्यू नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर। जो M.U. नायर है वो सक्सीड कर रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल राजेश पंत को, उनको रिप्लेस कर रहे हैं। उनकी जगह पर वो अब नए नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर बनेंगे। बिफोर अज्यूमिंग द पोजीशन ऑफ NCSC, Lieutenant General Nair held the position of Commandant at the Military College of Telecommunication Engineering। जो लेफ्टिनेंट जनरल नायर है वो ये जो पोजीशन लेने के पहले, जो नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर का पोजीशन लेने से पहले वो कहाँ पर थे, किस पोजीशन पर थे? वो कमांडेंट एट द मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग जो है वहाँ पर वो कमांडेंट के रूप में काम कर रहे थे। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर। कोल इंडिया नेम PM प्रसाद एज चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। जो कोल इंडिया है उन्होंने अपॉइंट किया है किसी PM प्रसाद जी को उनका नया चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में उनको अपॉइंट किया है। PM प्रसाद हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड, ये शेड्यूल ए सेंट्रल पब्लिक सर्विस सेक्टर एंटरप्राइज। जो कोल इंडिया है वो एक शेड्यूल ए सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, जिसने अपॉइंट किया है इसे PM प्रसाद जी को अपॉइंट किया है उनके चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में उनको अपॉइंट किया है। जो PM प्रसाद जी है वो करंटली सर्विस कर रहे हैं चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड। जो PM प्रसाद जी वो अभी फिलहाल चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर है, वहाँ पर अभी CMD है, यहाँ पर सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड भी अभी वो चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में काम कर रहे हैं। ही टेक्स ओवर द पोजीशन फ्रॉम प्रमोद अग्रवाल। जो प्रमोद अग्रवाल जी उनको वो रिप्लेस कर रहे हैं। कौन? PM प्रसाद जी प्रमोद अग्रवाल जी को रिप्लेस कर रहे हैं, जिनका रिटायर हुआ था जून 30 में, उनको उनका रिटायरमेंट हुआ था। उनको रिप्लेस कर रहे हैं PM प्रसाद जी एज ए चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपॉइंट्स कमेश्वर राव कोदावंती एज CFO। जो स्टेट बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने उन्होंने अनाउंस किया है अपॉइंटमेंट ऑफ कमेश्वर राव कोदावंती एज इट्स चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है उन्होंने अनाउंस किया है कमेश्वर राव कोदावंती को एज उनका चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के रूप में अपॉइंट किया है। जो कोदावंती है वो हैज बीन द बैंक सिंस 1991। जो कोदावंती जी है वो बैंक के साथ कब से जुड़े हैं? वो 1991 से ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ जुड़े हुए हैं। और वो अपना पोजीशन कब से ले रहे हैं? 1 जुलाई से उन्होंने अपना पोजीशन लिया है एज ए चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। उन्होंने अपना पोजीशन लिया है 1 जुलाई से। फॉलोइंग द रेजिग्नेशन ऑफ चरणजीत सुरिंदर सिंह अटरा, कोदावंती वाज सिलेक्टेड फॉर द पोजीशन। जो प्रीवियस जो CFO थे, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर थे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के, कौन? चरणजीत सुरिंदर सिंह अत्रा, उन्होंने रिजिग्नेशन दिया है अपने पोस्ट से, तो उनको उनकी जगह पर वो अब कौन? कमेश्वर राव कोदावंती जी उनको उस पोजीशन पर सिलेक्ट हुए हैं और अपॉइंट किए गए हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर। चाइना कू डोंगयू री इलेक्टेड ऑन अपोज एज हेड ऑफ FAO। जो यूनाइटेड नेशन फूड एग्रीकल्चर का 43rd सेशन था, जो 43rd सेशन कॉन्फ्रेंस था यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का, जो कहाँ पर हुआ था? वो उनका हेडक्वार्टर जो रोम में है वहाँ पर वो हुआ था। सैटरडे 1 जुलाई को हुआ था, जो सैटरडे था वहाँ उसी दिन हुआ था, जो उनका 43rd सेशन था। और इसी सेशन में जो डायरेक्टर जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर है उन्होंने अपॉइंट किया है, जो यूनाइटेड नेशन फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने उन्होंने अपॉइंट किया है कू डोंगयू वाज री इलेक्टेड एज डायरेक्टर जनरल। वो री इलेक्ट हुए हैं, जो कि जो यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है FAO, उनके वो डायरेक्टर जनरल री इलेक्ट हुए हैं। इन 2019 कू डोंगो was selected as the head of the UN agency
एंड ही इज द फर्स्ट चाइनीज नेशनल टू सर्व द पोजीशन। जो यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो डायरेक्टर जनरल बने हैं कू डोंग्यू, वो पहले चाइनीज पर्सन है जो इस पोजीशन पर सर्व किए हैं, इस पोजीशन पर अपॉइंट किए गए हैं। जो कू डोंग्यू है वो री इलेक्टेड किए हैं एज डायरेक्टर जनरल ऑफ FAO फॉर द टर्म ऑफ 4 ईयर कमेंसिंग ऑन अगस्त 1। अगस्त 1 से उनका जो है वो री इलेक्टेड जो हुए हैं उनका टर्म स्टार्ट होगा और अगले 4 साल के लिए ये रहेंगे, अपॉइंट किए गए हैं। जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, इट इज एन इंटरनेशनल बॉडी व्हिच डील विद फूड सिक्योरिटी, हंगर एंड न्यूट्रिएंट्स एट ग्लोबल लेवल। ये जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है वो डील करता है किसके साथ, फूड सिक्योरिटी के साथ, हंगर के साथ एंड न्यूट्रिशन एट ग्लोबल लेवल। ये ग्लोबल लेवल पे जो फूड सिक्योरिटी, हंगर रहता है और न्यूट्रिशन वगैरह रहते हैं उसी को ये डील करता है। और ये कब एस्टैब्लिश किया गया था, ये 16 अक्टूबर 1945 को ये एस्टैब्लिश किया गया था और उसका हेडक्वार्टर है रोम, इटली। और उसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन है, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल उसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है और उसके 94 मेंबर कंट्रीज है और एक यूरोपियन यूनियन है जो उसके टोटल 195 मेंबर्स है, उसमें से 194 जो है वो कंट्रीज है और एक यूरोपियन यूनियन है। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर। श्रियंका पाटिल बिकम्स फर्स्ट इंडियन प्लेयर टू बी साइन फॉर वुमेन्स CPL। जो यंग स्पिन बॉलर है श्रियंका पाटिल has been made history by becoming the first Indian cricketer to be signed for the Women's Caribbean Premier League। जो वुमेन्स कैरिबियन प्रीमियर लीग है उसी में चुने गए हैं इंडिया की जो फर्स्ट प्लेयर, क्रिकेट प्लेयर है जो कि रिप्रेजेंट करेंगी उनको, वो कौन है, श्रियंका पाटिल। उन्होंने बिकम द फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर जो कि साइन किया गया है, को साइन किया गया है तो वुमेन्स कैरिबियन प्रीमियर लीग के लिए उनको साइन किया गया है। Patil is also the first Indian player to offer a contract in overseas league before making her international debut। जो श्रियंका पाटिल है वो पहली इंडियन प्लेयर है जो कि उनको जो ओवरसीज लीग है उसका कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया गया है बिफोर मेकिंग हर इंटरनेशनल। वो इंटरनेशनल मैच कोई भी खेलने से पहले ही उनको ओवरसीज लीग के लिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया गया है और ये पहली इंडियन प्लेयर है जो कि उसको उस टाइप का कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया गया है। जो श्रियंका पाटिल है उनको सिलेक्ट किया गया गयाना अमेजन वॉरियर्स के द्वारा, जो इन वुमेन्स कैरिबियन प्रीमियर लीग में जो गयाना अमेजन वॉरियर्स की टीम है उन्होंने उनको सिलेक्ट किया है और उनको साइन किया है, जो कि इस साल का जो है वुमेन्स कैरिबियन प्रीमियर कब हेल्ड होगा वो 31 अगस्त से 10 सितंबर तक होगा। श्रियंका पाटिल मेड ए नेम फॉर herself when she was selected for रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर इन द इनॉग्रल एडिशन ऑफ वुमेन्स प्रीमियर लीग। जो वुमेन्स प्रीमियर लीग था उसकी जो इनॉग्रल एडिशन वुमेन्स प्रीमियर लीग था उसमें वो श्रियंका पाटिल जो है वो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के द्वारा सिलेक्ट किए गए थे। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर। इंडिया मलेशिया नाउ ट्रेड इन इंडियन रुपीस। इंडिया और मलेशिया जो है वो अब ट्रेड करेंगे इंडियन रुपीस में। द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर डिक्लेयर्ड दैट ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड मलेशिया कैन नाउ बी कंडक्टेड यूजिंग इंडियन रुपीस एज ए मोड ऑफ सेटलमेंट इन एडिशन टू अदर करेंसी। जो इंडिया और मलेशिया जो है वो जो ट्रेड कर रहे थे वो डिफरेंट करेंसी में ट्रेड कर रहे थे, अब वो इंडियन रुपीस में भी ट्रेड करेंगे और ये जो इंडियन करेंसी है वो एक जो बाकी डिफरेंट कंट्रीज में जो ट्रेड होता था उसके लिए एक एडिशन है, जो इंडियन रुपी का एडिशन किया गया है। उस जो सेटलमेंट होगा जो कुछ भी उनके भीतर जो ट्रेड होगा दोनों कंट्री के अंदर इंडिया और मलेशिया के बीच वो एज ए इंडियन रुपी भी सेटल किया जाएगा और जो सेटलमेंट वगैरह होगा वो इंडियन रुपीस में भी अब किया जाएगा। दिस मूव एक्सपेक्टेड टू बूस्ट बायलैटरल ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज। ये जो मूव लिया गया है वो दोनों के भीतर जो बायलैटरल ट्रेड होता है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए और उसको बूस्ट करने के लिए और उसको इंक्रीज करने के लिए ये डिसीजन लिया गया है। These agreements are aimed to reducing reliance on US dollar as the dominant currency for international trade and finance। जो US डॉलर है वो डोमिनेट करेंसी है इंटरनेशनल ट्रेड एंड फाइनेंस में। मैक्सिमम कंट्रीज जो है वो US डॉलर में ही अपना जो सेटलमेंट रहता है उसको करते हैं और जो उनका ट्रेड होता है उसी में ही होता है। तो उसकी जो रिलायंस है, जो उसका जो डिपेंडेंस है उसको कम करने के लिए ये जो मूव है ये लिया गया है और ये डिसीजन लिया गया है। जो मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर कौन है, मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर है अनवर इब्राहिम, उसका कैपिटल है कुआलालंपुर, उनका करेंसी है रिंजिट। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर।
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लॉन्चेस 34 ट्रांजैक्शन बैंकिंग हब्स नेशन वाइड। जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने उन्होंने 34 ट्रांजैक्शन बैंकिंग हब्स को लॉन्च किया है, जो सारे देश में डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर उसको लॉन्च किया है। ऑन द ओकेजन ऑफ 68 फाउंडेशन डे, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 68 फाउंडेशन डे था, उसी के दिन उन्होंने इनागुरेट किया है 34 ट्रांजैक्शन बैंकिंग हब अक्रॉस 21 डिस्ट्रिक्ट सेंटर्स इन द कंट्री। जो 21 डिस्ट्रिक्ट सेंटर्स हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के, वहां पर उन्होंने इनागुरेट किया है 34 ट्रांजैक्शन बैंकिंग हब्स, जो कि 21 डिस्ट्रिक्ट में उसके जो सेंटर्स वगैरह है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के, वहां पर ये इनागुरेट किया गया है। ये जो हब से एम टू प्रोवाइड एफिशिएंट एंड क्विक ट्रांजैक्शन बैंकिंग सॉल्यूशन टू कस्टमर्स, और ये जो हब्स है वो प्रोवाइड करेंगे एफिशिएंट और क्विक ट्रांजैक्शन बैंकिंग सॉल्यूशन, जो कि उनका बैंकिंग ट्रांजैक्शन वगैरह वो कैसे जल्दी किया जाएगा, इसलिए वो इस जो बैंकिंग हब्स है उसको इनागुरेट किया गया है। जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है उसके चेयरमैन कौन है? उनके चेयरमैन है दिनेश कुमार खारा, और ये फाउंड किया गया था 1 जुलाई 1955 को। उसका हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र। जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया हुआ वो एसबीआई का, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है उसका प्रीवियस नेम है द प्रेसिडेंसी बैंक्स ऑफ बंगाल, बॉम्बे एंड मद्रास विथ मर्ज इन 1921 टू फॉर्म इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। जो प्रेसिडेंसी बैंक्स थे, बैंक ऑफ बंगाल, बॉम्बे और मद्रास, ये तीनों मिलकर उन्होंने 1921 में मर्ज किया था उन तीनों को, और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को फॉर्म किया था, और उनको इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया था। और वो जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था वो 1955 में उसका नाम चेंज कर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रखा गया। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर। आईडीएफसी फास्ट बैंक टू मर्ज विद आईडीएफसी लिमिटेड। जो आईडीएफसी फास्ट बैंक है वो मर्ज करेगा किसके साथ? आईडीएफसी लिमिटेड के साथ वो मर्ज करने वाला है। जो आईडीएफसी फास्ट बैंक है एंड आईडीएफसी लिमिटेड हैव अनाउंस्ड देयर मर्जर प्लान्स विद अ शेयर एक्सचेंज ऑफ रेशियो ऑफ 155 equity share of HDFC Fast Bank for every 100 equity shares of IDFC। जो IDFC बैंक फास्ट बैंक है और IDFC लिमिटेड है वो दोनों मर्ज करेंगे। जो उनका इक्विटी शेयर एक्सचेंज रहेगा वो क्या रहेगा? जो IDFC फास्ट बैंक है उसका 155 इक्विटी शेयर के बदले जो IDFC लिमिटेड है उसका 100 इक्विटी शेयर रहेगा। तो हम कैसे 155:100 रेशियो में, इक्विटी शेयर्स रेशियो में ये दोनों मर्ज किए जाएंगे। The merge is expected to complete this in the current financial, जो करंट फाइनेंशियल हमारा चल रहा है 2023-24, उसी के अंदर ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि इसके अंदर वो दोनों को मर्ज हो जाएंगे। इन मार्च 2023, IDFC लिमिटेड एंड IDFC फाइनेंस होल्डिंग कंपनी लिमिटेड अपॉइंटेड एक्सिस कैपिटल लिमिटेड टू डिटरमाइन द फेयरनेस ऑफ द शेयर एक्सचेंज रेशियो फॉर द मर्जर। मार्च 2023 को IDFC लिमिटेड ने और IDFC फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी जो है IDFC फास्ट बैंक, उन्होंने अपॉइंट किया था एक्सिस कैपिटल लिमिटेड को, जो कि डिटरमाइन करेगा उनका जो फेयरनेस ऑफ द शेयर एक्सचेंज रेशियो ऑफ मर्जर। उनका मर्ज के लिए जो फेयरनेस, जो सटीक शेयर एक्सचेंज रहेगा उसको वो डिटरमाइन करेगा। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रिवैम्प इट्स डिजिटल बैंकिंग ऐप यूनो। जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है उन्होंने रिवैम्प किया है उनके जो डिजिटल बैंकिंग ऐप है यूनो को, उनको रिवैम्प किया है। ऑन 2 जुलाई 2023 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रिवैम्प्ड इट्स डिजिटल बैंकिंग ऐप यूनो फॉर एवरी इंडियन। 2 जुलाई को जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने उन्होंने रिवैम्प किया उनका डिजिटल बैंकिंग ऐप जो है यूनो, उसको रिवैम्प किया है एंड इंट्रोड्यूस द इंटरऑपरेबल कार्डलेस कैश विड्रॉल फैसिलिटी। और इसी के साथ उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है किसको? इंटरऑपरेबल कार्डलेस कैश विड्रॉल फैसिलिटी को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। एम एट प्रोवाइडिंग ग्रेटर कन्वीनियंस टू कस्टमर, जिसके साथ वो जो कस्टमर्स हैं उनको ज़्यादातर कन्वीनियंस प्रोवाइड कर सकें, इसलिए ये फैसिलिटी को इंट्रोड्यूस किया गया है। ये जो इंटरऑपरेबल कार्डलेस कैश विड्रॉल फैसिलिटी है ये कब ऑनवेल किया गया है, और ये जो यूनो डिजिटल को रिवैम्प किया गया है वो कब किया गया था? जो SBI का 68 बैंक डे था, फाउंडेशन डे था, उसी के दिन इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। द एनहांस यूओ एप्लीकेशन नाउ इंक्लूड्स यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस फीचर्स लाइक स्कैन एंड पे बैक कॉन्टैक्ट्स एंड रिक्वेस्ट मनी एक्सेट्रा। ये जो यूनो डिजिटल ऐप है उसको, जो यूनो ऐप है उसको जो रिवैम्प किया गया है और जो उसको अपडेट किया गया है, इसी के तहत अब वो
इंक्लूड किया गया है उसमें जो हमारे यूपीआई फीचर्स है, जैसे स्कैन एंड पे है। यूपीआई फीचर जो है पे बाय कॉन्टैक्ट, जो हम कॉन्टैक्ट के थ्रू उनको पे कर सकते हैं और रिक्वेस्ट मनी भी कर सकते हैं, ये सब फैसिलिटी उसमें अब प्रोवाइड की गई है। ये जो इंटरऑपरेबल कार्डलेस कैश विड्रॉल फैसिलिटी है, ये क्या है थोड़ा देख लेते हैं। द इंटरऑपरेबल कार्डलेस कैश विड्रॉल फैसिलिटी अलाउज बोथ एसबीआई कस्टमर एंड कस्टमर ऑफ अदर बैंक्स टू विड्रॉ कैश फ्रॉम एनी बैंक एटीएम यूजिंग ए सिंगल यूज डायनेमिक क्यूआर कोड। ये जो इंटरऑपरेबल कार्डलेस कैश विड्रॉल है, इसके तहत जो कस्टमर्स है, एसबीआई के जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स है और दूसरे बैंक के भी जो कस्टमर्स है, वो जो विड्रॉ कर सकते हैं अपना कैश, जो एटीएम से विड्रॉ करते हैं, वो अब एक सिंगल यूज डायनेमिक क्यूआर कोड के जरिए उसको अब विड्रॉ कर सकते हैं, जो मनी विड्रॉ कर सकते हैं। जो ये क्यूआर कोड है वो हमारे एटीएम मशीन में शो किया जाएगा और उसको स्कैन करके इजीली कस्टमर सब जो है वो अपना कैश विड्रॉ कर सकते हैं उसको स्कैन करके। जो उनका यूपीआई एप्लीकेशन है, जो स्कैन एंड पे फीचर्स रहता है यूपीआई में, उसी को आप यूज करके वो अपना कैश विड्रॉ कर सकते हैं। अब कोई डेबिट कार्ड या पिन की ज़रूरत उसमें नहीं पड़ेगी। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर। पीएम मोदी इनागोरेट्स नेशनल सिकिल सेल एनीमिया इरेडिकेशन मिशन। जो पीएम मोदी है, पीएम नरेंद्र मोदी जी है, उन्होंने इनागोरेट किया है नेशनल सिकिल सेल एनीमिया इरेडिकेशन मिशन। जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी है, उन्होंने इनागोरेट किया है नेशनल सिकिल सेल एनीमिया इरेडिकेशन मिशन 2047 इन लालपुर विलेज मध्य प्रदेश। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने इनागोरेट किया है नेशनल सिकिल सेल एनीमिया इरेडिकेशन 2047 इन लालपुर विलेज ऑफ मध्य प्रदेश। लालपुर विलेज जो है मध्य प्रदेश का, जो लालपुर विलेज है वहां पर उसे उन्होंने इनागोरेट किया है। द प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो पार्टिसिपेटेड सेवरल प्रोग्राम्स इन शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट इंक्लूडिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 3.57 करोड़ आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कार्ड। जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कार्ड है उसको भी उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया है कहाँ पर, शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट में, और उनको वहाँ पर बहुत सारी जगह पर उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया है जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कार्ड से। और कितने उन्होंने 3.57 करोड़ जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य कार्ड से उसको वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया है। जो ये नेशनल सिकिल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन है वो अनाउंस किया गया था यूनियन बजट 2023 के दौरान, ये अनाउंस किया गया था। और द मिशन एम्स टू एलिमिनेट सिकिल सेल डिजीज एज ए पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम बाय 2047। और जो ये सिकिल सेल है 2047 तक 2047 जो है वहाँ तक इसको कैसे हम ख़त्म करेंगे, इसलिए ये मिशन लॉन्च किया गया है। और ये जो मिशन है वो इम्प्लीमेंटेड है 270 डिस्ट्रिक्ट ऑफ 70 स्टेट्स इन इंडिया। जो ये मिशन है वो इम्प्लीमेंट किया गया है 278 डिस्ट्रिक्ट में, जो 17 स्टेट्स हैं इंडिया के, वहाँ के 278 डिस्ट्रिक्ट में ये मिशन इम्प्लीमेंट किया गया है। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान, उनके गवर्नर है मंगूभाई सी पटेल, उनका कैपिटल है भोपाल। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर। होम मिनिस्टर अमित शाह लॉन्च द अक्सर रिवर क्रूज ऑन साबरमती रिवर फ्रंट। जो हमारे होम मिनिस्टर है अमित शाह जी, उन्होंने लॉन्च किया है अक्सर रिवर क्रूज ऑन साबरमती रिवर फ्रंट। साबरमती रिवर फ्रंट में जो है वहां पर अमित शाह जी ने लॉन्च किया है अक्सर रिवर क्रूज। ऑन 2 जुलाई 2023 अमित शाह यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स एंड कॉर्पोरेशन वर्चुअली लॉन्च द अक्सर रिवर क्रूज ऑन साबरमती रिवर फ्रंट इन अहमदाबाद गुजरात। जो अहमदाबाद में है साबरमती रिवर फ्रंट, जो इन अहमदाबाद गुजरात में है, वहां पर किसने वर्चुअली लॉन्च किया है? अमित शाह जी ने। जो अक्सर रिवर क्रूज है उसको उन्होंने लॉन्च किया है और ये वर्चुअली उन्होंने लॉन्च किया है। और ये पहला फास्ट पैसेंजर कैटामरन बिल्ड इन इंडिया अंडर द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। ये जो अक्सर रिवर क्रूज है ये मेक इन इंडिया जो इनिशिएटिव है उसी के अंदर ये बिल्ड किया गया है। द अक्सर रिवर इज ए फ्लोटिंग रेस्टोरेंट डेवलप अंडर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बाय अक्सर ट्रैवल, अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड साबरमती रिवर फ्रंट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड एट ए कॉस्ट ऑफ 15 करोड़। ये जो आकाश रिवर क्रूज है वो जो उसका कॉस्ट है वो 15 करोड़ के कॉस्ट पे ये बिल्ड किया गया है। और ये किसने डेवलप किया है? इसे डेवलप किया है
जो प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है अक्सर ट्रैवल्स और अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और साबरमती रिवरफ्रंट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा इसे क्या है डेवलप किया गया है और उसका कॉस्ट है 15 करोड़ उसका कॉस्ट है और 15 करोड़ के एक्सपेंस ये बनाया गया है। और ये जो क्रूज है कैपेसिटी ऑफ 165 पैसेंजर और उसका कैपेसिटी है 165 पैसेंजर्स का ये कैपेसिटी है जो क्रूज है। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर। 132nd डुरांड कप टूर्नामेंट टू बी ऑर्गेनाइज्ड इन कोलकाता। जो 132वां डुरांड कप है वो कहाँ पर ऑर्गेनाइज होगा, वो कोलकाता में ऑर्गेनाइज होगा। The 132nd edition of Durand Cup, India's oldest football tournament, is scheduled to commence from Kolkata from 3rd August to 3rd September 2023। ये जो 132वां एडिशन है डुरांड कप का ये कहाँ पर होल्ड किया जाएगा, हेलो जो टूर्नामेंट है कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया जाएगा, ये ऑर्गेनाइज किया जाएगा कोलकाता में 3 अगस्त से लेकर 3 सितंबर के अंदर ये ऑर्गेनाइज किया जाएगा कोलकाता में। द टूर्नामेंट ट्रॉफी टूर व्हिच वाज फ्लैग्ड ऑफ ऑन जून 30, 2023 मार्क सिग्निफिकेंट मैचेस इन द हिस्ट्री ऑफ डुरांड कप। और उसका जो ट्रॉफी टूर था वो कब फ्लैग ऑफ किया गया था, वो जून 30 2023 को ये उसका जो ट्रॉफी टूर है वो फ्लैग ऑफ किया गया था। विद द पार्टिसिपेंट ऑफ फॉरेन टीम्स आफ्टर हेस्टर्स 27 years द अपकमिंग एडिशन पोस्ट में एक्सट्रीमली स्पेक्टेकुलर फॉर फुटबॉल एंथुसियास्ट्स। जो फुटबॉल प्रेमी हैं, जो फुटबॉल्स को लवर्स हैं, उनको इस बार बहुत ही ज़्यादा कुछ देखने को मिला गया। इस बार जो है वो 27 साल के बाद जो फॉरेन टीम्स है उसमें इस पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ए टोटल ऑफ 24 टीम्स विल बी कॉम्पीट फॉर प्रेस्टिजियस कप। जो ये जो डुरांड कप है इसमें टोटल 24 टीम्स पार्टिसिपेट करेंगे। आफ्टर ए गैप ऑफ 27 टीम्स फ्रॉम नेपाल, भूटान एंड बांग्लादेश आर सेट टू कॉम्पीट अलोंगसाइड देयर इंडियन काउंटरपार्ट्स। 27 साल के बाद जो टीम्स हैं नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के, उनके जो टीम्स है वो भी इस साल पार्टिसिपेट करेंगे डुरांड कप में विथ देयर इंडियन काउंटरपार्ट। जो इंडियन क्लब वगैरह है, इंडियन फुटबॉल क्लब्स टीम्स है वो उनके साथ खेलेंगे। नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के जो टीम्स हैं उनके साथ मिलकर ये जो डुरांड कप है टूर्नामेंट खेलेंगे। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर। India's first indigenous 700 megawatt nuclear reactor starts commercial operation in Gujarat। जो इंडिया का पहला इंडिजिनस 700 मेगावाट न्यूक्लियर रिएक्टर है उसको कॉमर्शियली ऑपरेट किया गया है गुजरात में। इंडियाज फर्स्ट इंडिया डेवलप्ड 700 मेगावाट न्यूक्लियर पावर रिएक्टर एट ककरापुर एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट इन गुजरात हैज सक्सेसफुली कमेंस्ड कॉमर्शियल ऑपरेशन मेकिंग ए सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इन द कंट्रीज न्यूक्लियर एनर्जी। ये जो 700 मेगावाट न्यूक्लियर पावर रिएक्टर है कहाँ पर है, ये ककरापुर एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट जो है ये गुजरात में है। जो है वो सक्सेसफुली कमेंट किया है उन्होंने, कॉमर्शियल ऑपरेशन है वो सक्सेसफुली कमेंट किया गया है और ये एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन प्रोवाइड करती है कंट्रीज न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर को। द रिएक्टर नोन एज कैप 3 began operating 90% of its total power capacity on June 30, 2023। जून 30, 2023 को जो ये ऑपरेट किया गया, जो कॉमर्शियली ऑपरेट किया गया है इसको, ये अपनी जो ऑपरेटिंग पावर है उसको 90% ऑपरेट किया गया है। जो उसके 90% है उसको ऑपरेटिंग किया गया है। जो उसके टोटल पावर कैपेसिटी है उसका 90% को वहाँ पर ऑपरेट किया गया है। गुजरात के चीफ मिनिस्टर कौन है? गुजरात के चीफ मिनिस्टर है भूपेंद्र रजनीकांत पटेल, उनके गवर्नर है आचार्य देवव्रत, उसका कैपिटल है गांधीनगर। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और उसमें कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे YouTube चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को कीजिए प्रेस ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके।